आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो 12th बायोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, जुड़ जाएं और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th के बच्चे भी जुड़ जाएं, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड इसके अलावा जितने भी लोग हैं, कोई भी कॉमन एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें बायोलॉजी की नीड है, वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं। पर नीट के बच्चे, 12th के बच्चे याद करके जुड़ जाएं, इसमें ऐड हो जाएं। एंड इसके अलावा आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा तो नहीं होगा, एक पार्ट कवर होगा, एक पार्ट बाकी होगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम सादिया और आप देख रहे हैं बायो इनसाइट सादिया। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो बेटा अभी हमने स्टार्ट कर लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो हम समझते हैं एक्चुअली ये टॉपिक है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा 10th के बच्चे भी देख सकते हैं और अभी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स आ रहे हैं। चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स क्यों ना हो, सभी इसको देखें, टीचर्स भी देखें, बिकॉज उनके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं उस तरह के भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब इससे सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो मुझे पता है, तो इसके लिए ये वीडियो जो है सबके लिए है, लेकिन नीट और 12th के बच्चे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बैठ के इसको देखें, समझिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो हम समझते हैं ह्यूमन का मतलब साइंटिफिक फॉर्म पे, मेडिकल साइंस के फॉर्म पे ह्यूमन का मतलब क्या होता है। सॉरी बेटा, ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं बेटा, ह्यूमन जो होते हैं अगर हम बात करें तो ये होते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मीन्स आप मेल फीमेल को बाहर से देख करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये फीमेल है और ये मेल है, राइट ना। ये आपकी फीमेल है, ये आपके मेल है, समझ में आया? तो देख के समझ में आ रहा है ये मेल फीमेल है। तो अगर बाहर से देख के आप भी कंफ्यूज नहीं होते कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है क्या, ऐसा कंफ्यूज तो नहीं होते हो। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज ये आपके डाइमॉर्फिज्म होते हैं, इनकी फिजिकल अपीयरेंस, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। दिख रहा है आपको? अलग अलग होती, इसलिए बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। वो अलग क्या होती है? देखो, बचपन से हम अलग तो होते ही हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, हमारे बॉडी की फीचर्स थोड़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है, इट मीन्स जैसे हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, तो हम पूरे के पूरे मतलब मेल फीमेल जो है वो अलग अलग दिखने लग जाते हैं। समझ में आया? तो मेल फीमेल जो है वो अलग अलग दिखने लग जाते हैं। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद क्या होती है, फीमेल की जो है शोल्डर नहीं, मेल की शोल्डर जो है बेटा वो ब्रॉड हो जाती है, जबकि फीमेल की शोल्डर नैरो ही रहती है। फीमेल्स की मेमोरी ग्लैंड मतलब उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती, जबकि मेल के मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते हैं। फीमेल्स की हिप्स ब्रॉड हो जाती हैं, जबकि मेल के हिप्स ब्रॉड नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये सब क्यों होता है बेटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फीमेल्स की बॉडी का ये शेप पता है क्यों होता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको आगे पता लगेगा, इसलिए फीमेल्स को ऐसे बनाया गया है। क्लियर है ये बातें? तो कैसे होते हैं वो? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होते हैं। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा बात करें तो बेटा पता होना चाहिए आपको, ह्यूमन को हम साइंटिफिक नेम में, मतलब कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम होमो सैपियंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे होते हैं बेटा ये ह्यूमन जो होते हैं, इसके अलावा उनके अंदर होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब कि ये बेटा चीज़ों को ना सिर्फ सेंस कर सकते हैं, बल्कि उसको सेंस करने के बाद, प्रॉब्लम को समझने के बाद ये उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं कि उनके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ चल रही है, मतलब कि बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बहुत ये सब चीज़ें जो है इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब कि ये एक लड़की है, मान लेते, लड़की नहीं है, ये चुन्नू मुन्नू सा छोटू सा क्यूट सा क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया बेटा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट इज अ यूनिसेलुलर, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, और ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है कि हाँ टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे
प्रेडिटर है कि नहीं, मतलब चीज़ों को ये सेंस कर सकता है। तो बेटा ये भी कॉन्शियसनेस ये भी शो कर रहा है। दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा कॉन्शियसनेस शो कर सकता है, मतलब चीज़ों को वो सेंस कर सकता है। लेकिन सिर्फ ह्यूमन जो होते हैं, सिर्फ इंसान जो होते हैं बेटा, वो होते हैं सेल्फ कॉन्शियस, मतलब बहुत सेल्फिश नहीं बेटा। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम को समझ भी सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते फूड की बहुत ही स्कार्सिटी हो रही है, तो इंसान समझ सकता है कि हाँ फूड की स्कार्सिटी हो रही, तो ऐसा क्या करें जिस कारण से फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए एंड फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अगर लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं तो इंसान सोच सकता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, लेकिन बैक्टीरिया तो ये सब काम नहीं कर सकता। दूसरे लायन टाइगर्स कोई नहीं ऐसा कर सकता, सिर्फ इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान में बेटा क्या होती है, उनमें होती है थिंकिंग एबिलिटी। वो चीज़ों को सोचते हैं, तो थिंकिंग पावर जिसको आप देख के स्ट्रेस करते हो, अरे मैं कितना ओवर थिंक करता हूँ, राइट। बेटा थिंकिंग एबिलिटी जो है वही आपको स्मार्ट बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये हम पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड 11th के फर्स्ट चैप्टर में। समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं और जान लो। अब बेटा इसी चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, अब इस चैप्टर की हम बात करेंगे, ठीक है। और याद रखो बेटा कॉन्शियसनेस जो है ये ऐसा लिविंग प्रॉपर्टी है जिसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होता है। अंडरस्टैंड? इसके कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। और बेटा इंसान कैसा होता है बेटा, ये होते हैं विविपेरस, मतलब कि इंसान के क्या होते हैं बेटा, इस ये दे गिव बर्थ। बेटा ये बच्चे को जन्म देते हैं, दे गिव्स बर्थ। ये हमेशा बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, इंसान कभी एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एग। अंडरस्टैंड ना, वनडे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो इंसान प्रोड्यूस करते हैं, वो दे गिव यंग बर्थ, ये बच्चे को जन्म देते हैं। बट क्या हर ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देते हैं? नहीं। जैसे hen है वो तो एग ले करती है, तो ऐसे को बेटा बोलते हैं ओवीपेरस। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे कहते हैं ओवीपेरस कहते हैं। तो बेटा जो एग ले करे, जो अंडे दे, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओवीपेरस। क्या बोलते हैं उसे? ओवीपेरस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्लाइड्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर बेटा आपको स्लाइड्स ऐसे ही रंग बिरंगे कलरफुल्स पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं ऐसे ही कलर्स वाले स्लाइड्स लेकर के आऊँगी। अगर बोरिंग पसंद है, प्लेन सा पसंद है, तो मैं वैसा लेकर के आऊँगी, ठीक है। बिकॉज अभी तक मैंने कोई कलर फिक्स नहीं किया है। आप जो कलर कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही बनाएंगे। तो हर चीज़ आपकी ऑर्डर, मतलब कि आपकी ऑर्डर मेरे सराखों पे, ठीक है। आप जो कहोगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने दोस्तों के साथ जो भी जानने वाले हैं सभी को शेयर कर दो। सबको बायोलॉजी पढ़ा दो कि नहीं बायोलॉजी पढ़ना है, आज से हमें जानना है कि बायो क्या होता है। समझ में आया? चलो, तो बेटा ये होता है। अच्छा ये बताओ, हम तो ह्यूमंस के बारे में समझ गए, ह्यूमंस कैसे होते हैं। अच्छा ह्यूमंस के बारे में बेटा एक दो बात और जान लो, एग्जाम में आता है, इसी में जान लेते हैं, ठीक है। इसी में कवर कर लेते हैं बेटा। और एक चीज़ जान लो, ह्यूमन कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब कि इनकी एक बॉडी पे बेटा एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स मेल की बॉडी पे होगा सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल की बॉडी पे होगा सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आया? तो मेल की बॉडी पे होगा सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल की बॉडी पे होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब एक बॉडी पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसे कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। क्लियर है? क्या इस यूनिसेक्सुअल को हम कुछ और नाम से भी जान सकते हैं? हाँ बेटा, इसे हम डायेशियस भी कहते हैं। इट मीन्स एक बॉडी पे, सुनो ध्यान से, एक बॉडी पे एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं डायेशियस। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम डायेशियस कहते हैं। वन बॉडी, ठीक है, वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो आप कहोगे मैम ऐसा क्यों लग रहा, फिर डाई इसने क्यों कहा, यूनी क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा डाई को ऐसे याद रखो कि इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बॉडी पे एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इनको एक और बॉडी चाहिए होगा, इसको एक और जेंडर चाहिए होगा। समझ में आया? तो इसको ऐसे याद कर सकते। फिर एक होता है मोनोशियस।
उसका मतलब ये होता है एक बॉडी पे दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, मतलब बाइसेक्सुअल हो। वो बाइसेक्सुअल कौन होती है बेटा? तो बेटा जैसे कि प्लानेरिया हो गया, मतलब मान लो, ये जान ही लो तुम कैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम प्लानेरिया कहेंगे। तो इसकी बॉडी पे क्या होते हैं? टेस्टिस भी होता है और इसकी बॉडी पे ओवरी भी होता है, तो दोनों ही गैमेट की प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे दोनों स्ट्रक्चर हो, टेस्टिस भी हो, ओवरी भी हो, उसे हम कहेंगे मोनोशियस और कहेंगे उसे बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल इंग्लिश के बाइसेक्सुअल से मैच नहीं करता, ये बायोलॉजी का बाइसेक्सुअल है। वहाँ बाइसेक्सुअल का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। यहाँ मतलब होता है एक बॉडी पे दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। समझ में आया? आ गया, ठीक है। और बेटा आपको कुछ भी चेंजेस लगे, जैसे मेरी स्पीड या कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि आप जो कहोगे वैसा बनेगा। मैं कोशिश करूँगी हर दिन आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँ। इस बार सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, मैं करके आऊँगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कवर कर दूँ, ठीक है। इसलिए रोज़ बने रहें, ठीक है। चलो, ओके। तो बेसिकली हम ये बात समझ गए कि क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बताओ, बात करेंगे इसके आगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, ये देखो, बताओ क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हम समझेंगे आराम से, लेकिन पहले आप ये बताओ व्हाई वी डू रिप्रोडक्शन। हम बेटा रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? व्हाई वी डू रिप्रोडक्शन? व्हाई वी डू रिप्रोडक्शन? बेटा हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? बेटा हम रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा आपके अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब लाइफ पे मेंटेन करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपके प्लांट हो, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, चाहे वो आपके फंजाई हो, चाहे वो आपके कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, ठीक है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनिट लाइफ स्पैन है। मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एक टाइम तक ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद फिर वो मर जाएंगे, ठीक है। तो उनकी डेफिनिट लाइफ स्पैन है, तो हम चाहते हैं उनके लाइफ स्पैन के अंदर ही क्या हो, वो अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रख के जाए, मतलब रिप्रोडक्शन करके जाए अपने लाइफ के एडल्ट फेज में। अगर हम लाइफ के फेज की बात करें बेटा, तो 3 फेज होते हैं। एक होता है आपका चाइल्डहुड, जब आप बच्चे होते हैं, फिर आपके आते हैं एडल्टहुड, फिर आती है बेटा आपकी ओल्ड एज, एंड देन फिर आपकी एक नॉर्मल डेथ की। बेसिकली क्या होता है, तो ये लाइफ की कुछ आपकी स्टेज है। तो हमारा काम ये है कि जब हम एडल्ट हों तो उस टाइम पे क्या करें, अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूस कर दें। क्लियर है? तो ये होता है बेटा आपका, क्या होता है, तो ये होता है आपका, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन करना इम्पॉर्टेंट है। वरना अगर मान लेते हैं 1000 ईयर्स तक इंसान अगर रिप्रोडक्शन ना करे, अगर 1000 साल तक इंसान रिप्रोडक्शन ना करे और कोई प्लांट एनिमल कोई भी रिप्रोडक्शन ना करे, तो क्या अर्थ पे लाइफ बचेगी? बताओ, अर्थ खाली नहीं हो जाएगा। तो अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेटा, मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आए? इसलिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अब बेटा बात करते हैं हम आगे। लेट्स गो फर्दर कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? तो बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? एक रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल जो है ये आपके आया है बायोलॉजी वर्ड से, ठीक है। बायोलॉजी अगेन बना है 2 वर्ड से। बायो मीन्स होती है लाइफ, लॉजी मीन्स होती है स्टडी। सो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ का मतलब है जिसमें जान हो, जो जिंदा हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, जिसमें भी जान है, जिसकी भी एक लाइफ साइकिल है, उसे कह देंगे क्या है बेटा? वो लिविंग है, ठीक है। और लाइफ की जगह यहाँ पे आप लिविंग
ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो या फिर लिविंग भी बोल सकते हो। तो स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी से आया है बायोलॉजिकल वर्ड और इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, लिविंग ही होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ तो वैसे क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये एक लिविंग प्रोसेस है जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज, कोई भी जिंदा चीज जो होता है वो अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा कोई भी और लिविंग चीज हो, जिंदा हो, अकेला हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉरेस्ट में गए, वहाँ पे आपने लायन देखा, टाइगर्स देखा, कैट देखा, रैट देखा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखा, तो सभी लिविंग है, अकेले अकेले है। तो लायन भी एक ऑर्गेनिज्म है, कैट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? तो लिविंग के लिए ऑर्गेनिज्म वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग के लिए ऑर्गेनिज्म वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ लिविंग के लिए करते हैं। तो क्या होता है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन में बेटा हमेशा उसके जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। मतलब कि एक डॉग जो है बेटा वो हमेशा एक डॉग ही प्रोड्यूस करेगा, कभी भी कैट प्रोड्यूस नहीं करे। कभी देखा है डॉग के बच्चे कैट हुआ हो, कैट के बच्चे ह्यूमन हो गए हों, ह्यूमन के बच्चे फिर डॉग हो गए हों? ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक ह्यूमन के बच्चे बेटा हमेशा ह्यूमन ही होते हैं, वो डॉग कैट रैट नहीं होते हैं। कोई कहते हैं ना गधी हो क्या, डंकी हो क्या, मतलब आप डंकी हो, ह्यूमन के बच्चे डंकी हो आप? नहीं बेटा वो तो ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन हो तो आप इंसान ही ना। ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन का मीनिंग। ठीक है, अब जरा टाइप की बात करते हैं। बेटा वो डेफिनेशन आप कहीं भी लिख सकते हो, अब 10th में हो, 12th में हो, किसी भी एग्जाम में अगर डेफिनेशन आप आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में नोट भी करते रहो। अब बेटा जरा टाइप की बात करते हैं। तो आप कहोगे मैम हम तो पढ़ रहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आप तो बेसिक भी पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा ये रिप्रोडक्शन की फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, और क्या है ना कि आपको बेसिक आता है नहीं आता है ये तो पता नहीं ना मुझे, तो आप बेसिक जानिए, बिकॉज पहले एक बेसिक चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, अब वो चैप्टर हट गया है, फर्स्ट चैप्टर आपकी हट गई है, इसीलिए आपको बेसिक नहीं पता है, तो इतना मैं पढ़ाऊंगी कि आगे आपके काम आए। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो थोड़ा सा पार्ट छोड़ करके आगे से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी आपको, लेकिन अगर जान लोगे तो आज कुछ नया ही सीख जाओगे। ठीक है, चलो। तो होता है क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल, दूसरा होता है आपके सेक्सुअल। ठीक, अब ये एसेक्सुअल को आप तो जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप कहते हो इसको बोलते हैं, ये होते हैं यूनिपेरेंटल, मतलब एक पेरेंट होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं बाई पेरेंटल, यहाँ पे होते हैं आपके दो पेरेंट्स होते हैं, यही होता है। बेटा ये आंसर गलत है। देखो देखो तुम आगे बढ़ रहे थे, मैंने इसे गलत कह दिया। अच्छा ये गलत होता है क्या? हम ये आज तक गलत पढ़ते आ रहे हैं। बेटा बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, लेकिन इसका यही आंसर कम्प्लीटली सही नहीं है। सही है, आप एग्जाम में लिखोगे मार्क्स आएंगे, पर ये एग्जैक्टली सही नहीं है। तो क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल ये प्लानेरिया है, ये क्या है बेटा आपका एक प्लानेरिया है। तो प्लानेरिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या निकल रहा है, स्पर्म भी निकल रहा है, ओवम भी निकल रहा है, दोनों गैमेट्स निकल रहे हैं। लेकिन बेटा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता। ये क्या हो गया? ठीक है, लेकिन बेटा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, ये क्रॉस करता है। कैसे क्रॉस करता है बात करेंगे। एक और है बेस्ट एग्जाम्पल, इसे हम कहेंगे ये बेटा ये कोई और नहीं, कोई सांप नहीं है बेटा, ये है टेप वर्म। क्या है ये आपका? टेप वर्म। ये आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के अंदर, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आप। और हाँ, मैं बायोलॉजी पूरा पढ़ाऊंगी इस बार, मैं बिल्कुल कंफर्म बता रही हूँ कि आपको हर दिन एक 1 शॉट मिलेगा लेक्चर फुल बायोलॉजी की, और कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़िएगा आप। तो ये बहुत ही अमेजिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल स्किप ना करें, रोज़ बैठ के पढ़ाई करें। और ये नीट एग्ज़ाम से पहले तक आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट होकर के डिवीज़न भी होगी और कंप्लीटली फ्री में होगी। तो बेटा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें, राइट। और अगर इसमें बेटा 1 के सब्सक्राइबर आ जाते हैं, 4000 वॉच टाइम आ जाते हैं, तो बेटा फिर तो मैं ये काम बिल्कुल हर दिन करूँगी, क्योंकि अभी तक ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पेड। जितना हो सके इसे बैठ के देखें बेटा, और बिना डाउनलोड किए देखें। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे लिए सैक्रिफाइस कर लें, क्योंकि बेटा अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है
तो कोई मतलब नहीं मुझे पढ़ाने का, क्योंकि मैं कुछ पेड बैच तो चला नहीं रही हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहो तो अब मैं उसके लिए न्यू पेड बैच भी निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ही फ्री में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए बेटा आपको मेरी हेल्प तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जब तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड ना करें, उससे व्यूज़ नहीं आते हैं। आप इसको ऐसे ही बैठ के देखो, कितना कितना डाउनलोड करोगे ये बताओ, ठीक है। 2 सेकंड की तो आती है ऐड, हटा देना उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आप बस, और नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल नोट्स भी मिलेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल का मैं बना रही हूँ, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। सबके नोट्स हैं मेरे पास, पूरे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, लोगों को शेयर कर दें, ताकि इसमें जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए। एंड फिर आप लोग के लिए मैं अभी लाइव लेक्चर्स भी लेके आ जाऊँगी, ठीक है। अब मेरी फीस भी रहेगी तब, ओके, क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये क्या है बेटा, है टेप वॉर्म है। तो होता है क्या है, टेप वॉर्म की बॉडी में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके पास टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है, टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है। और टेप वॉर्म एक बॉडी में एक ही होता है, ये कोई पेट नहीं जो बॉडी में रहेगा। टेप वॉर्म जो है बेटा, इन्फ्लामेशन अगर होता है तभी टेप वॉर्म होता है। और इस टेप वॉर्म को फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं और टेनिया सोलेटियम भी कहते हैं। टेनिया सोलेटियम साइंटिफिक नाम है, फ्लैट वॉर्म इसके जो फाइलम है उस पे नाम पड़ा है, चिपटे होते हैं इसलिए फ्लैट वॉर्म कहते हैं, और इसका नाम है टेप वॉर्म, ठीक है। टेप जैसा हो, मतलब चपटा सा होता है। वेल, तो होता है क्या है बेटा, टेस्टिस से अपने स्पर्म निकालेगा, ओवरी से अपने ओवम निकालेगा। क्योंकि एक बॉडी में एक ही होता है, तो बेटा ये फर्टिलाइजेशन करे कैसे, कोई तो और है नहीं इसके पास, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही कर लेता है। ये किसी और के पास नहीं जाता, ये खुद भी ही फर्टिलाइज कर लेता है और बनाता है जाइगोट, फिर बनाता है एग, और एग से फिर अब एग बन के स्टूल में चली जाती है इंसान के, और फिर ये स्टूल से फिर दूसरे बॉडी में गए, फिर वहाँ पे न्यू टेप वॉर्म बन जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि 100 में एक बात बेटा यहाँ पे ये है कि ये जो होता है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी बेटा फर्टिलाइजेशन कर रहा है। बिकॉज अभी गैमेट फ्यूज हो गया ना, है तो अकेला ऑर्गेनिज्म, और देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो काहे का सेक्सुअल, तो सेक्सुअल हो गया ना, मतलब कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो। ऐसा टेप वॉर्म करता है, कोई और नहीं करता। और सब भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक बॉडी पे दोनों ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक बॉडी पे 2 स्ट्रक्चर हो उसे बोलते हैं मोनोशियस, और कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन ये आपस में अपने गैमीट को सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कहता। क्यों नहीं करता? बिकॉज नेचर हमेशा चाहता है वेरिएशन। भले ही दोनों गैमीट्स क्यों नहीं आ गए, लेकिन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से ये फ़ायदा होता है कि अब आप में वेरिएशन आती है, मीन्स नया जेनेटिक मेकअप आता है। और नए जेनेटिक मेकअप से क्या होते हैं, ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म बनता है। और इससे ये चीज़ होती है कि अब जो ऑर्गेनिज्म आए उसमें कुछ अच्छे फीचर्स आएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और कुछ नया है। इसलिए हम सेल्फ नहीं करते हैं। तो करता क्या है, ये मान लो एक और प्लान एरिया है, ये एक और प्लान एरिया है, उससे मिलेगी इसकी अखियाँ, और एक गाना गाएगा, अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या तूने किया जादू, और अपने स्पर्म को ले आकर के इसको हमसे फ्यूज़ कर देगा। ये भी सेम गाना गाएगा, अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, ये अपने स्पर्म को जाके इससे फ्यूज़ कर जाएगा। समझ में आया? और ये हो गया आपकी फर्टिलाइजेशन। तो ये बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है, किसी और से कर रहा है, लेकिन बेटा ये सेल्फ कर रहा है। समझ में आया? मैंने बहुत गंदा लिखा, आई नो वेरी वेल। मैं थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देती हूँ, वरना कहोगे मैम इतना मैम गंदा क्यों, मैम इतना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये आपका क्रॉस कर दिया, और इसने क्या बेटा किया, इसने किया है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया है, तो इस केस में एक ही ऑर्गेनिज्म है, यूनिपेरेंटल होने के बावजूद भी इसने क्या किया, इसने सेल्फ किया। तो अभी के बाद तो ये बताओ, क्या एक पेरेंट से सिर्फ एसेक्सुअल ही होता है क्या? बताओ, नहीं, सेक्सुअल भी होता है, इस बात को मैंने प्रूफ कर दिया ना। तो इसीलिए बेटा अब से हम कभी नहीं कहेंगे यूनिपेरेंटल। आप लिखोगे सही है, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन होती है, समझ में? तो यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे होती है। यहाँ पे गैमीट्स आपके यूजुअली गैमीट्स नहीं बनते, बट गैमीट्स कभी कभी बन जाते हैं, वो एक एक्सेप्शन से बताऊंगी फिर कभी। और बेटा यहाँ पे तो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स नहीं बनेंगे तो बेटा क्या ही फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे। इतना समझ में आया क्या होता है? आगे बात करते हैं, ठीक है। लास्ट में रिकैप कर लेंगे, आगे बात करते हैं।
चलो हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया है, ठीक है। अब बेटा ये बताओ आप, हम वाई वी डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक फीचर्स बात नहीं की। क्योंकि बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास गैमीट्स होते हैं, और हमारे गैमीट्स क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं। तो ह्यूमन्स के बारे में कुछ और फीचर्स जान लो। तो ह्यूमन्स के बाद बेटा क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि उसके पास जो सेल की जो न्यूक्लियस जो होती है, क्रोमोसोम इसके पास आधे होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सुनो, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। आप बताओ, जो भी रिव्यू ना मुझे जरूर शेयर करना। आप सिर्फ कमेंट कर देते हो, आप शेयर करना कि आपको एक्चुअली में क्या और चाहिए। जो और चाहिए मैं वो सब इंतज़ाम कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ कमेंट किया करो, उससे मुझे आप लोग के लिए चीज़ें इंतज़ाम करने में अच्छी हो जाती है। तो बेटा ये क्या आपका सेल है? सेल में क्या होती है? न्यूक्लियस। क्या होती है? न्यूक्लियस। हर सेल में न्यूक्लियस होता है। तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, तो ये इंसान को देखो कहाँ गए हमारे स्टाइलिश से इंसान कहाँ गए? लेट्स गो टू सी द ह्यूमन, ठीक है। बहुत आगे चला गया हम तो। ओके, ये हमारे इंसान भैया आ गए, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन है, ज़रा इसको ध्यान से देखो। तो बेटा ह्यूमन की नॉर्मल सेल होती है, मतलब इसकी हैंड की सेल, इसकी पूरी बॉडी की सेल, इसकी पूरे टांगों की सेल, उसकी पूरी फेस, मीन्स बॉडी की हर सेल कैसी होती है बेटा? 2n। कैसी होती है? 2n, मतलब होती है आपकी डिप्लॉयड। लेकिन जो इससे गैमीट निकलते हैं, मतलब इसके पास जो स्पर्म होगा, इस लड़की के पास जो स्पर्म होगा बेटा, वो डिप्लॉयड नहीं होगा। वो कैसा होगा बेटा? वो हैप्लॉयड होगा। सेम वैसे ही इस फीमेल की पूरी बॉडी की हर एक सेल कैसी होगी बेटा? हर सेल कैसी होगी बेटा? डिप्लॉयड होगी। लेकिन इसके पास जो एग सेल होंगे वो कैसे होंगे? वो भी आपके हैप्लॉयड होंगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती है वो कैसी होती है बेटा? वो डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। और हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्या होता है अभी हम जस्ट बात करते हैं। सुनो क्या होता है डिप्लॉयड हैप्लॉयड। देखो, तो आपका ये क्या है बेटा? हाँ, हैप्लॉयड है, ठीक है। नॉर्मल आपकी गैमेट्स कैसी होती है? हैप्लॉयड। ये बॉडी की नॉर्मल सेल, इसके पास सेल में क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस में क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब बेटा हर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं बेटा? पेयर में। कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स? पेयर में होते हैं। कितने पेयर होते हैं आपके? 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब पूरे होते हैं 46 क्रोमोसोम। और गैमीट में ये हो जाता है आधा, मतलब ये आधा, मतलब आपकी पेयर अलग हो जाती है। तो गैमीट के पास सिर्फ यही आता है, सिर्फ एक ही आता है, ये वाला नहीं आता, मतलब ये वाला नहीं आएगा। मतलब कि मैं समझने के लिए मैं कुछ कलर कर देती हूँ इसको। ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा कलर हो गया, इसको फुल कर रखा है, यहाँ तक कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी इरेज, ठीक है। ये सभी इरेज हो गया। बहुत गंदी आर्ट है। चलो एक काम करती हूँ, मैं इसको भी इरेज कर ही देती हूँ, ठीक है। लेट मी ड्रॉ विथ समथिंग डिफरेंट कलर। मैं उसको बनाती हूँ, ग्रीन से बनाती हूँ, ठीक है। तो बेटा ये आपका एक और तो आपके पास क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं बेटा? पेयर्स में, ठीक है। एक ये पेयर है, कि ये पेयर है। जब गैमीट बनती है तो क्या होता है? आपके एक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है, एक ही पेयर जाता है। और आपकी दूसरे सेल में जब सेल टूटती है, डिवाइड होती है, और आपके दूसरी सेल में क्या होती है? इस दूसरी सेल में क्या होती है? आपके दूसरे क्रोमोसोम्स इस सेल में चली आती है। समझ में आया? तो ये क्रोमोसोम आधी आधी हो जाती है। इस क्रोमोसोम जब आधी आधी हो जाती है, मतलब ये पेयर से अनपेयर, मतलब आपने गए थे मार्केट में, आपने 2 इयररिंग्स खरीदा था, एक इयररिंग्स आपने ले लिया, एक इयररिंग्स आपकी फ्रेंड ने ले लिया, ठीक है। तो मतलब ये इयररिंग्स का पेयर अलग अलग हो गया, तो बोलेंगे आपने क्रोमोसोम को आधा आधा कर दिया, ठीक है। तो अब ये तभी काम कर सकते हैं जब ये साथ में आएंगे। जैसे आप घर में आप शॉक्स पहनते होंगे ना, मोजे पहनते होंगे ना, या कभी एक पैर में मोजा पहना है कोई काम का ही, सेम वैसे ही पता है गैमीट्स अकेले कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक मोजे हैं, इसके एक मोजे हैं जो अनपेयर्ड हो चुके हैं। तो मोजे को हम अनपेयर्ड, तो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पूरे 23 पेयर्स ऑफ मोजे हैं, पूरे 23 सेट्स ऑफ शॉक्स हैं, ठीक है। वो शॉक्स बेसिकली क्या हो गए? वो अलग अलग हो गए हैं जब गैमीट्स बने हैं, तो ये अलग अलग हो गए। तो अब बेटा ये मेल गैमीट है मान ले, तो ये फीमेल गैमीट है, तो ये अलग अलग हो गए हैं। अभी ये अकेले अकेले किसी काम के नहीं है, पर ये जैसे ही मिल जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार क्या होगा बेटा? यहाँ पे चमत्कार यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे मिल जाएंगे, तो अब ये बेटा
अब ये बेटा काम करने लायक बन गए हैं तो ये पेयर में चले आएंगे, ठीक है। इसलिए बेटा इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड गैमीट से कुछ नहीं बन सकता। तो दो हैप्लॉइड, दो एन मिल जाता है, एच नहीं बेटा, एन लिखना चाहिए। दो जब एन मिल जाता है तो क्या बन जाता है बेटा? बन जाता है आपका 2n। क्या बन जाता है? आपका 2n बन जाता है, और 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड। तो ह्यूमन बेटा कैसे होते हैं? ये होते हैं डिप्लॉइड। गैमीट्स कैसे उसके होते हैं? गैमीट जो होते हैं हैप्लॉइड। क्या हैप्लॉइड क्यों होते हैं? उससे क्रोमोसोम आदि हो जाते हैं। ये पढ़ेंगे जेनेटिक्स में आगे, और पूरी बायोलॉजी कवर होगी, ठीक है। बस आप लोग चैनल पे बने रहो और इसकी क्राइटेरिया पूरी करनी मेरी हेल्प करो, ठीक है। मैं सब काम छोड़ के पढ़ाने आई हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मेरे लिए भी आप चीजेस करो, ओके। तब तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना कैसे कंटिन्यू करेंगे बताओ, है कि नहीं? ठीक है, चलो मान लेते हैं अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं ना प्रिपेयर करने का। तो अगेन मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ? ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं मेरे करने का, राइट ना। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, बट साथ में अपनी भी तो हेल्प करना चाहती हूँ मैं, राइट। अगेन तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो पूरे लेक्चर्स मिले तो ठीक है। चलो तो बेटा ये चीज़ें हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बेटा आगे बात करते हैं कि हमें समझ में आ गया। सो लेट्स गो फर्दर। तो अभी हम बात करेंगे इवेंट्स के। इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार PYQs में आ रखे हैं, तो याद ध्यान से देखिए। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो ब्रॉडली 3 इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स की बात करेंगे तो इस एग्जाम में ये सीरीज आती है। पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनती है बॉडी के अंदर। क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इट मीन्स गैमीट्स बनते हैं। दूसरा होता है इंसेमिनेशन, दूसरा होता है आपका इंसेमिनेशन। इट मीन्स गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर डालना, इट मीन्स स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल के वेजाइना के अंदर, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब कि गैमीट का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। इसके बाद होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है आपका? फर्टिलाइजेशन होती है, ओके। तो ये क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसके अंदर होती है फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट। इट मीन्स गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। ये अगर 12th में अगर आप हो तो बेटा इसको लिख लो, एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। एंड फिर होती है जैसे गैमीट फ्यूज हो गई तो अब क्या होगा? अब ये गैमीट जाएगा आपके यूट्रस के अंदर, वहाँ पे इम्प्लांट होगी, तो उसे बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। इसके बाद होती है इम्प्लांटेशन। इसका मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ गैमीट टू द यूटेराइन वॉल, मतलब कि इंडोमेट्रियम वॉल पे, यूटेराइन वॉल पे ये अटैच होती है। कैसे होगी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जैसे अटैचमेंट हो गई तो अब बेटा वो इम्ब्रियो जो है अब ये बड़ा होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। और इस पूरे पीरियड को बोलेंगे हम जस्टेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? जस्टेशन। जस्टेशन क्या होता है बेटा? जो पूरी प्रेगनेंसी पीरियड जो होती है इसको हम जस्टेशन बोलते हैं, इसको हम जस्टेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो और फीटस। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, जो इम्ब्रियो की बेटा डेवलपमेंट होती है टिल द फीटस, उसको बोलते हैं क्या? जस्टेशन। मतलब कि जैसे इम्ब्रियो आके यूटेराइन वॉल पे यहाँ पे आके अटैच हो गया, अब यहाँ से जब तक पूरा बेबी नहीं बन जाता, डिलीवरी नहीं हो जाता, डिलीवरी से पहले तक, पार्चुरेशन से पहले तक जितना भी जो चीज़ें हो रही, जो भी टाइम पीरियड है, उसे बोलेंगे हम जस्टेशन और प्रेगनेंसी पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो यही होती है प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। एंड लास्ट में
और बेटा लास्ट में होगा आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फाइनली अब जो बच्चा डेवलप हो चुका था बॉडी में, डेवलप क्यों हो? ताकि दुनिया में आ सके, राइट? तो बेटा डिलीवरी हो जाएगा। तो इस डिलीवरी ऑफ चाइल्ड को और बेबी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डोंट वरी, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएगा, तो आप चाहो तो। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, आप साथ में लिखते भी रहो, ठीक है? बिकॉज वो आपकी जो अपनी हाथ की जो नोट्स बनती है ना, उसका बात ही अलग होता है। एक नोट्स बनाने से बहुत कुछ हमें याद हो जाता है, ठीक है? चलो अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन की। बट इससे पहले बेटा आप ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देख ही लो एक बार। मैंने बोला था कि ब्रॉडली क्लासिफिकेशन मैं बता दूंगी आपको। तो ज़रा इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। तो अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन की बात करूँ बेटा, तो इसमें होती है 3 इवेंट्स। ये तो इवेंट्स सारे के सारे इवेंट्स है, 6 इवेंट्स है। बट इसके अलावा इसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेटा इस टाइम तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, तो कहेंगे इसे प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, इसे प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, राइट? और ये कहेंगे ये इवेंट है फर्टिलाइजेशन की, इसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है? और इन सबको बोलेंगे, इन तीनों को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की बात है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो इसके 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री में क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस, इट मीन्स गैमीट का बनना। फिर आएगा इंसेमिनेशन, गैमीट का ट्रांसफर होगा। फिर होगी फर्टिलाइजेशन, फिर होगी इम्प्लांटेशन पोस्ट में। फिर इम्प्लांटेशन इट मीन्स वो इंडोमेट्रियम से वो आपके जो फर्टिलाइज्ड, सुनो होता क्या है, इसे कुछ इवेंट्स हैं। गैमीटोजेनेसिस मीन्स पहले गैमीट बनेगा अलग अलग बॉडी में, गैमीट बन गया। अब वो गैमीट ट्रांसफर होगा, मीन्स मेल गैमीट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा, मतलब इंसेमिनेशन हो गया, ठीक? अब वो फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसे फ्यूज कर गया, अब ये फ्यूज करने के बाद यूटेराइन वॉल से अटैच होगी, वहां पे ग्रो करेगी। तो ये हो गया बेसिकली, क्या होगी? इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और जब ये ग्रो कर रही है, पूरा बेबी बन रही है, उसे कहेंगे हम जस्टेशन, प्रेगनेंसी पीरियड। और लास्ट में हो जाएगी पार्चुरेशन और डिलीवरी। समझ में आया? तो ये सब हो गया पोस्ट के अंदर, ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं बेटा। तो बात करते हैं हम टाइप्स की। तो बेटा 2 टाइप्स के होते हैं सेक्स ऑर्गन। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमारे जो पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है? अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती कहाँ पे, जरा उसकी रीज़न की बात करते हैं। तो ये बेटा क्या है? ये आपका हमारा नादुल्ला के चिंटू है, ठीक है? ये चिंटू है, आ गया है, ठीक है? चिंटू की बॉडी को हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसकी बॉडी को मुझे पहले बड़ा करना पड़ेगा, बहुत छोटी बॉडी बन गई है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो बेटा इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बड़ी हो गई, ठीक है? तो होता क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की रीजन को बोलेंगे, इसको बोलेंगे थोरैसिक कैविटी। क्या बोलेंगे इसे हम? थोरैसिक कैविटी। और यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी, इसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। इसको बोलेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी। और इससे बेटा इसके जो नीचे का रीजन जो होता है, ये रीजन, उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। इसे कहते हैं हम पेल्विस रीजन, सी होता है पेल्विस रीजन, ठीक है? तो ये कुछ बॉडी होती है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में होती है। कहाँ होती है बेटा? आपके एब्डोमिनल कैविटी में और पेल्विस रीजन में होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, तो कहोगे एब्डोमिनल कैविटी में, या फिर लिखा होगा पेल्विस रीजन। तो जो भी लिखा होगा दोनों में से कोई भी टिक कर देना, आपका आंसर सही होगा। क्लियर है ये बातें? अच्छी बात है, ठीक, ओके। और बेटा एक चीज़ और, जब आपके अंदर रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी जो आती है, ये कब आती है? इट मीन्स कब आप रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव होते हो? तो बेटा ये जब भी होती है, ये होती है एडल्ट एज में, ठीक है? छोटी एज में रिप्रोडक्शन आप नहीं कर सकते, एडल्ट एज होना चाहिए। एडल्ट एज क्या होता है बेटा? देखो एडल्ट तो हम बोलते हैं 25-26 साल के, तो एडल्ट कहते हैं। पर बेटा हम उस एडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आप होता क्या है प्यूबर्टी, सुनो होता क्या है, जैसे आप होते हो, जैसे आप आते हो 13 ईयर में, ठीक है? फीमेल में 12 ईयर की बात करते हैं, वैसे ईयर घट गई है,
जैसे आप आते हो 13 या 12 ईयर के, जैसे आप 12-13 साल के होते हो, तो आपके अंदर एक हॉर्मोन्स कभी था ही नहीं, मतलब वो काम नहीं कर रहा था। मेल में होती है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होती है एस्ट्रोजन। फीमेल में होती है आपकी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और होती है प्रोजेस्टेरोन। तो मेल में होती है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा ये हार्मोन आपके बॉडी में निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, बताऊंगी मैं। तो ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन जाकर के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। बेसिकली आपके इसमें आते हैं टेस्टिस और यहाँ पे आती है ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी पे आके ये एक्ट करता है और ये आकर के बेटा टेस्टिस पे एक्ट करता है, ठीक है। ये आके टेस्टोस्टेरोन आके टेस्टिस पे एक्ट करता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आकर के ओवरी पे एक्ट करता है। और इससे क्या होती है, गैमीट्स बननी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो गैमीट्स बनना कब शुरू होता है बेटा, जब आती है प्यूबर्टी। तो इसे बोलते हैं बेटा प्यूबर्टी हिट हो गया है। ये कब होती है, 12-13 साल में होते हैं। तो एक 12-13 साल का बच्चा जो काम 25-26 साल का आदमी कर रहा है या फिर लेडी कर रही है, वो काम बेटा एक 12-13 साल का बच्चा करना शुरू कर दिया है। तो होगा क्या बेटा, इसके हार्मोन की वजह से गैमीट्स तो बनेंगे, बट गैमीट्स के अलावा बॉडी में चेंजेस भी बहुत सारे आएंगे। जैसे बॉडी में प्यूबिक हेयर्स बढ़ जाएंगे, इट मीन्स जो भी ग्वाइन रीजन है वहाँ पे हेयर्स आने प्यूबिक हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा बेटा, जो मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे, आपकी बॉडी में अलग अलग चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। तो बोलेंगे क्या, आप प्यूबर्टी आपका हिट हो गया है और आप आ गए हैं एडोलेसेंस एज में। एडोलेसेंस मतलब होता है टीनएजर्स इंग्लिश में। तो ये इसकी एज जो होती है 12 से 18 साल होती है। 12 to 18 बोलते हैं एडोलेसेंस एज है, या फिर 13 to 19, जिसको आप टीन एजर्स भी कहते हो। टीन 13 19 इसे टीन एजर्स भी कहते हैं, समझ में। तो ये रीज़न होता है। और जितनी भी आपने चेंजेस मीन्स फीमेल्स की जो मेमरी ग्लैंड डेवलप हो गई है, उसकी वॉइस काफ़ी हाई पिच हो गई है, मेल की वॉइस लो पिच मीन्स मेल की वॉइस भारी हो गई है, मेल की हाइट बहुत लंबी हो गई, फीमेल्स की हाइट थोड़ी एवरेज लंबी होती है। तो कहने का मतलब कि जितनी भी चेंजेस जो आई है, इन सभी को बोलेंगे हम, कहेंगे वी कॉल इट, इसे कहेंगे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट है बेटा, जब आप बुक पढ़ते हो तो इन सारे वर्ड्स के सामने हो जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर क्या हो गई है, एडल्ट वाली फीचर्स चले आए हैं। तो एक 12-13 साल में अगर ये सारी फीचर्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब क्या हो गया, उसके अंदर आ गए हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर आ गए हैं। समझ में आया। तो चलो मैं इसे इरेज करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बेटा पढ़ाना है हमें, ठीक है। ये काम कर देखती हूँ, आगे अगर है तो बेटा आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हम टाइप्स की बात करते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें और इसके ऑर्गन्स की बात करें, तो होता क्या है हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अपने हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, लेट मी चेंज द कलर, मुझे ये कलर पसंद नहीं है ऐसे। तो जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब बोलते हैं ऑर्गन, क्या ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरी होती है बेटा आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो एक होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरी होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी में क्या होता है बेटा, प्राइमरी के अंदर आता है आपकी टेस्टिस, इसमें आती है टेस्टिस, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आपके पास पूरे सेकेंडरी ऑर्गन है, बट अगर प्राइमरी ऑर्गन नहीं है तो बेटा आप गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर गैमीट नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं, मतलब खाने बनाने का आपके पास पूरे बर्तन है, गैस चूल्हा सब कुछ है, पर आपके पास खाने बनाने का सामान ही नहीं, तो क्या बनाओगे ये बताओ, कुछ नहीं बना सकते। सेम वैसे अगर टेस्टिस नहीं है तो बेटा स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो इंसान फर्टाइल नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस मेल में। यही होता है फीमेल के अंदर ओवरी। क्या होता है फीमेल के अंदर ये चीज़ें, ओवरी। दोनों को कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। इसके अलावा बेटा इसे एक नाम और से बोलते हैं हम, इसके अलावा इसे हम
इसके अलावा बेटा इसे हम गोनैड्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल इट गोनैड, इसको हम गोनैड भी कहते हैं। तो ये जो टेस्टिस ओवरी है इसको हम गोनैड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, गोनैड्स भी है। क्या करेगी बेटा, टेस्टिस निकालेगी स्पर्म, ये बनाएगी आपकी स्पर्म, और ये बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा आपका ओवम, ठीक, ओवम, ओवा, ये सब बोल सकते हो। अब सेकेंडरी में क्या होते हैं बेटा, सेकेंडरी के अंदर आती है 3 चीज़ें, इसमें आती है आपकी 3 चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें आती हैं ग्लैंड्स, बात करेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे, फिर आपके आएंगे डक्ट्स, और लास्ट में आपके आएंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर लास्ट में आपके आ जाएंगे बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बेटा सो तो नहीं गए ना, ठीक है, पढ़ो बैठ के, मुझे टाइम ही कितना बहुत कम टाइम हुआ है, आपको लग रहा है, लेकिन बेटा आप कितना डीप में पढ़ रही है, देखो इतना डेप्थ में पढ़ो, टाइम तो लगेगा, ठीक है। अच्छी कंटेंट अगर चाहो तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बना सकती हूँ, जहाँ पे बहुत कम कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन बेटा इससे क्या होगा, आपकी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीख रहे हो आप, ठीक है। आपको इससे एनसीईआरटी का नीट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो बेटा ये होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करेंगे किसकी, वी टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, कहेंगे इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो होता है क्या इसके अंदर बेटा, इसको भी अगेन हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। पहला होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहला होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी बेटा आपका अगेन क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा आपका टेस्टिस, क्या आएगा इसमें, टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, इसको हम गोनैड्स भी कहेंगे, ठीक है। और बेटा ये कैसे होते हैं बेटा, ये पेयर्ड में होते हैं, ये पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर्ड में होते हैं। ये आपके, इसकी लेंथ कैसे, ये टेस्टिस है, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, तो ये बेटा होगा 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, मतलब इसकी लेंथ होगी। इसके हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो बेटा ये 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई होगी इसकी, विड्थ होगी इसकी, ठीक है। और इसका थिकनेस की बात, मतलब ये मोटा कितना है, अगर टेस्टिस को बात करें मोटा कितना है, थिकनेस के मतलब इसको टेस्टिस को काट दें, देखिए मोटा कितना है ये, तो बेटा ये होती है 3 सेंटीमीटर ये थिकनेस होती है। तो ये टेस्टिस की कैसी होती है बेटा, ये ओवल होती है और ये पिंकिश होती है, ठीक है। और ये होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इस बॉडी के बाहर होती है, और स्क्रोटम एक पाउच है उसके अंदर होती है। तो ये कुछ टेस्टिस के बारे में था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेन काम क्या है बेटा, बेटा ये गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ये बेटा आपके गैमीट प्रोड्यूस करेगी। उस गैमीट का नाम क्या है बेटा, उसका नाम है स्पर्म, पता है, ये क्या है आपकी गैमीट है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आएगा, प्राइमरी में टेस्टिस आ गया आपका, सेकेंडरी में क्या आएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपके डक्ट्स जो पहले बताया था, ग्लैंड्स, और लास्ट में आ जाएंगे आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लास्ट में आ जाएगी आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको समझने से पहले, क्योंकि डक्ट्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, जेनिटेलिया क्या होता है, इसको समझने से पहले हम डायग्राम देखते हैं, बिकॉज डायग्राम पहले हम पढ़ लेंगे, फिर इसको आगे हम फिल कर लेंगे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर, ओके, सो लेट्स गो। तो बेटा ये टेस्टिस है, जो कि पेयर में टेस्टिस होती है। होता क्या है, इस टेस्टिस से स्मॉल स्मॉल डक्ट निकलती है, इससे क्या होती है, स्मॉल स्मॉल डक्ट निकलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाजा इफरेंशिया, क्या बोलते हैं इसे हम, वाजा इफरेंशिया बोलते हैं। अब ये डक्ट निकलने के बाद यहाँ से कॉइल होनी शुरू होती है, देखो यहाँ से कॉइल होगी, एंड कॉइल होते होते ये पूरा यहाँ तक जाएगी, ये पूरा यहाँ तक जाएगी, कॉइल होते होते ये पूरा यहाँ तक जाएगी। इसको कहते हैं हम इपिजिडाइम, इस नाम लिखेंगे, सुनो अभी, ठीक है, इसे कहेंगे इपिजिडाइम, जो कोमा शेप का होता है। अगर देखो ध्यान से, तो क्या ये आपको कॉमा शेप का लग नहीं रहा, देखो ऑफ कोर्स ये लग रहा है कॉमा शेप का, तो ये बेटा कॉमा शेप का होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे से थोड़ी मोटी
ट्यूब निकलती है, थोड़ी सी मोटी ट्यूब निकलती है, ठीक है। फिर ये थोड़ा बीच से फूल जाता है, ओके, इसको एम्पुला कहते हैं। और फिर ये आकर के ऐसे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? हम इसे कहते हैं वास डिफरेंस, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। और इसको बोलते हैं, इसका एम्पुला है। वास डिफरेंस का क्या है बेटा? ये इसका एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है कोई भी सोलन, कोई भी फूला हुआ स्ट्रक्चर। तो अगर जैसे कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला होता है, उसका मतलब ये फूला हुआ होता है। तो बॉडी में फिर एम्पुला ऑफ वाटर, जब आप पढ़ते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पढ़ते होंगे एम्पुला ऑफ वाटर। तो अब तो नहीं पढ़ते, तो भी फूला हुआ जो बॉडी में जहाँ भी कुछ भी फूला वगैरह है, तो उसको हम एम्पुला बोल सकते हैं, समथिंग सोलिन लाइक, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे डक बनाती है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। डक बनाती है और डक बनाने के बाद फिर ये नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है। और ये फिर सेम अगेन ये प्रोसेस फिर वहाँ भी चलेगी, सेम ऐसे ही सेम यहाँ से भी आएगा। अब मैं लेबलिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बेटा ये क्या है आपकी? ये है आपकी टेस्टिस, ये है आपकी टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस सिंगल है तो टेस्टिस कहेंगे, प्लूरल है तो टेस्टिस कहेंगे। मतलब इसको ऐसे हम टेस्टिस बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक ही टेस्टिस है। एक को बोलेंगे IS, दो के लगाएंगे ES, और ये 100% सही है, ठीक है। तो एक के लिए टेस्टिस, दूसरे के लिए टेस्टिस। अरे भाई देखिए ये सिंगुलर है बेटा, ये सिंगुलर का मतलब होता है ये, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक। ये टेस्टिस है। ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका एपिडिडाइमिस। क्या है ये आपका? एपिडिडाइमिस है, ओके। तो ऐसा कुछ होता है। वेल अब मैं सेम यहाँ बना दूँ कि बना लोगे आप? चलो मैं बना देती हूँ एक रफ सा डायग्राम मैं आपके लिए बना देती हूँ, तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। साथ में आप भी बनाओ, ओके ओके। चलो ये कुछ सोलन से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमने इसे ऐसे हो गया, ठीक। कि वास डिफरेंस है, एम्पुला है, और ये वास डिफरेंस नीचे आ गया। यहाँ बेटा क्या है? सेमिनल वेसिकल है, अटैच हो गया यहाँ से, तो उसके नीचे यहाँ पे ये ऐसे आके बेटा यहाँ पे ऐसे करके ये अटैच हो जाएगा, ऐसे आके अटैच हो जाएगा। तो जब बेटा ये वास डिफरेंस, ये क्या आपका वास डिफरेंस है, और ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। लेट मी चेंज द कलर। तो चलो ये बेटा ये है आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और ये उसके डक्ट है, ये सेमिनल डक्ट है, ये इसका सेमिनल डक्ट है। तो सेमिनल डक्ट और जब ये वास डिफरेंस, इसका डक्ट, जब दोनों डक्ट मिल जाएंगे, ये डक्ट, ये वास डिफरेंस का डक्ट और ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट आपस में मिल जाएगा, और जो आगे डक्ट बनेगा इसको बोलेंगे हम इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे कहेंगे हम इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे हम इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे। दोनों डक्ट आएगी, यहाँ पे आके फ्यूज कर जाएगी, और ये फ्यूज करके एक ओपनिंग बना देगी, यहाँ पे एक ओपनिंग बना देगी। और देखो इसमें खास बात यहाँ पे, इसके पीछे से यहाँ से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये पिंक तो बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, ये उसमें आके बेसिकली ये ज्वाइन करता है। ये मैं क्या बना रही हूँ ये बताओ बेटा? ये यूरेथ्रा है बेटा, ये क्या है आपका? ये आपका यूरेथ्रा। ये क्या आपका? सॉरी बेटा, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। ये क्या है आपका? यूरिनरी ब्लैडर है। हो जाता है समटाइम। कलर इसका हो गया है चेंज, पिंक पिंक, ठीक है। कुछ और कोई बात नहीं, इतना कलर में क्या देखना, पढ़ा दो बस, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है? अरे ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, मीन्स जहाँ पे आपकी यूरिन कलेक्ट होती है, ठीक है। तो मेल में यहाँ पे क्या होगा बेटा? यूरिन कलेक्ट होगा। और ये क्या है? ये स्पर्म वाला एरिया, ठीक है। ये दोनों आकर के बेटा एक जगह ज्वाइन कर जाएगा, दोनों आकर के बेटा यहाँ पे से ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो ओपनिंग है, इसके अंदर स्पर्म भी आ रहा है, इसके अंदर स्पर्म भी आ रहा है, इसके अंदर बेटा आपके स्पर्म के साथ साथ इसके अलावा इसमें जिसके अंदर दिख रहा है सूसू कलेक्ट हो रहा है, ये सूसू है इसके अंदर, नथिंग बट सूसू। और इसमें यूरिन भी आ रहा है, तो इसमें बेटा ये यूरिन के लिए भी रास्ता है, और बेटा ये आपके हमारे ग्रीन कलर का ये स्पर्म भी आ रहा है, ये स्पर्म के लिए भी रास्ता है। दोनों के लिए एक ही रास्ता है,
दे हैव कॉमन ओपनिंग। और जो पूरी ओपनिंग जो है जिसके थ्रू जो जा रही है ये, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका यूरेथ्रा है, ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा जिसके अंदर है ये है पेनिस, ठीक है। यहाँ पे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, सोलेन स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ पे ये ऐसे ओपन हो जाता है, राइट, ऐसा होता है कुछ। वेल अब एक चीज़ और देखो, मैंने बना दिया। अब क्या होता है यहाँ पे इस एरिया में बेटा यहाँ पे ग्लैंड होती है, देयर इज अ ग्लैंड, सेमी कलर हो गया, ओके। लेट गेट द ब्लैक कलर। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, यहाँ पे क्या होती है बेटा, एक ग्लैंड, वो सिंगल होती है लेकिन लगता है दो, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है बड़ी सी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, वी कॉल इट, इसे बेटा कहते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। बहुत गलती करती हूँ मैं, इसे बोलते हैं हम प्रोस्टेट, बेटा इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोस्टेट सिंगल होता है, एक ही, ये सिंगल होता है, ये एक होता है, ये दो होता है, सिग्नल वेसिकल, ठीक। इसके ठीक नीचे यहाँ पे, इसके ठीक नीचे यहाँ बेटा एक पियर शेप का ग्लैंड होता है, यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, ये दो होते हैं। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे हम, वी कॉल इट, इसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आई होप आ रही होगी अच्छे से। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं इसे, ठीक है। वी कॉल इट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसे हम कहते हैं, ठीक। बेटा इसके अलावा हम एक और नाम से जानते हैं, इसके अलावा इसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी ऑल्सो कॉल इट कॉपर्स ग्लैंड। इसके अलावा बेटा इसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, तो ये यहाँ पे निकल जाती है। तो होता है क्या बेटा, ये ग्लैंड सब कुछ सिक्रेशन, इस ग्लैंड का सिक्रेशन भी इसी में आता है। स्पर्म जो यहाँ पे टेस्टिस में क्या है बेटा, यहाँ पे स्पर्म बन रही है, स्पर्म बन के यहाँ पे आई, ये स्पर्म बन गई टेस्टिस के अंदर। अब ये बेटा एपिडिडाइमिस के अंदर यहाँ पे स्पर्म क्या होती है बेटा, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होती है, और मैच्योर भी होती है। इसके अलावा मान लेते हैं कि बॉडी में स्पर्म बन गया लेकिन इजाकुलेशन नहीं हुई, स्पर्म बन गया लेकिन बॉडी से बाहर स्पर्म निकला ही नहीं, तो क्या वो स्पर्म का फिर क्या होगा, तो वो स्पर्म क्या होता है बेटा, इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो इसी में मर जाते हैं, इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये बहुत ही हेल्दी प्रोसेस, कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये स्पर्म यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। इसके बाद फिर अगर नहीं बॉडी से बाहर निकला है, तो अगर निकल गया है तो फिर ये स्पर्म ऊपर आएगी पास डिफरेंस के अंदर, आते आते यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ सेमिनल वेसिकल से कुछ फ्लूइड निकलेगी, ये इसमें मिक्स हो जाएगी, फिर आ जाएगी इजाकुलेटरी डक्ट के अंदर। सेम यहाँ प्रोसेस, फिर सेम प्रोसेस यहाँ से भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस ओपनिंग से क्या होगा बेटा, यहाँ से स्पर्म बाहर आएगी जब होगी सेक्सुअल अरोजल। जब तक सेक्सुअल अरोजल नहीं होगा, वो सेल्फ भी हो सकता है किसी चीज़, मतलब अगर सेक्सुअल एक्टिव में आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तब तो हो गए। बट इसके अलावा अगर माइंड में कुछ थॉट्स आ गए तब भी यहाँ से सेमेन बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। और एक चीज़ और बेटा, एक टाइम पे या तो स्पर्म आएगा, या तो सीमेन आएंगे, या तो फिर आपके यूरिन आएगी। तो कभी भी यूरिन और स्पर्म आपस में मिक्स नहीं हो सकता है। तो इस ओपनिंग से यूरेथ्रा से एक बार में एक ही चीज़ आएगा, क्लियर है। तो ये देखो, ये पेनिस है, होता है क्या बेटा, पेनिस के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर एक स्किन लगी होती है, इसके ऊपर क्या होता है बेटा, एक स्किन लगी होती है, ठीक। इसके ऊपर लूज स्किन, इसको बोलते हैं फोर स्किन, वी कॉल इट, इसको बोलते हैं बेटा फोर स्किन कहते हैं, इसे बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। और ये फोर स्किन जो सर्कमसिजन जो मुस्लिम में होता है, उसमें इसी स्किन को बाहर निकालते हैं, इसी स्किन को बाहर निकालते हैं, उसको फोर स्किन कहते हैं, राइट, ओके। और ये जो सोइलेंस है पेनिस का एरिया, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। और यहाँ पे होती है इरेक्टाइल टिश्यू, मीन सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव टिश्यू जो होती है वो आपके इसी एरिया में होता है, ग्लांस पेनिस के अंदर होता है। वैसे इरेक्टाइल टिश्यू पूरे पेनिस में होता है, पूरे में होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्लियर है, ये बात समझ में आया, ओके। तो बेटा इस यूरेथ्रा को, इसके बारे में थोड़ा सुन, इस यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ से यूरिन भी आ रहा है और ये जेनेटेलिया भी है, तो इसे बेटा हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। ये GENI है, इसे हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। और इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल मीटस कहते हैं इस ओपनिंग को, क्लियर है ये बात, समझ में आया। तो ये बेटा पूरा स्ट्रक्चर है जो आप समझ लीजिए, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट।
तो इस डायग्राम को इसको एनसीईआरटी के डायग्राम बेटा यहाँ भी आप देख लो, यू ऑल्सो सी देयर, यहाँ पे देख लो आप। तो बेटा ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस है आपकी, ठीक है। अभी हम इसमें और लेबलिंग करेंगे, अभी इतना काफ़ी नहीं है, अभी और लेबलिंग करना बाकी है। तो बेटा ये टेस्टिस है पूरा, अरे हो जाओ, ये टेस्टिस है। ये उसके ऊपर क्या है बेटा, ये एपिडिडाइमिस है, ठीक है। इसके यूपर बेटा ये क्या है, ये आपका है, आपका वास्ट डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट वास्ट डिफरेंस गया हुआ है, ठीक है। ये आपके सेमिनल वेसिकल है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। ये यूरेथ्रल मीटस है, ओपनिंग है इसकी, ये इसकी बाहर की फॉर स्किन है, ठीक है। ये इसका ग्लांस पेनिस, ये पूरा का पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बात किया, अगर इसके अंदर हम और बात करें बेटा, ओके, तो और हम और बात करें इसके अंदर, तो क्या होता है यहाँ पे, सुनो, तो क्या होता है, ये टेस्टिस है, ये इसकी टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो बात करेंगे जस्ट आगे, अभी पढ़ना बाकी है हमें, तो हम बात करेंगे, ठीक है। सुनो, इसकी हम बात करेंगे पढ़ने के बाद, क्लियर है इतना। बेटा इस डायग्राम में एक चीज़ और देख लो, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और बाकी रह गई। सुनो बेटा, होता क्या है, ये जो टेस्टिस जो होता है, ये एपिडिडाइमिस जो होता है बेटा, एक स्किन में कवर होता है। आप सुनोगे सिर्फ टेस्टिस, बेटा टेस्टिस नहीं, पूरी की पूरी एपिडिडाइमिस तक पूरा बेटा ये सब में कवर होता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द स्क्रोटम, क्या बोलते हैं इसे हम, वी कॉल इट स्क्रोटम, ठीक है। तो स्क्रोटम क्या है बेटा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इस बैग के अंदर आपके टेस्टिस रखी होती है। टेस्टिस क्यों रखी होती है बेटा, ये बॉडी के बाहर होती है। और सुनो बेटा, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम देयर टू देयर, लेट मी, लाइक डायग्राम थोड़ा मैच नहीं करेगा बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लाइक फ्रॉम देयर टू देयर, ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, जो मैंने लाइन करा है आपके ब्राउन कलर से, बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये स्ट्रक्चर जो होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनस, बॉडी के बाहर होती है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या होती है, बिकॉज बहुत कचरा मच गया, बट कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ, आप समझ जाना। बेटा इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इट मीन्स ये बॉडी के बाहर होती है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी, नीचे की पूरी डायग्राम, ठीक है। और इसके ऊपर सारी कैसी होती है बेटा, वो होती है आपकी, चलो ग्रीन कलर से कर देती हूँ, वो होती है आपकी बेटा, ये होती है आपकी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बेटा ये होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो यहाँ से यहाँ तक का मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होता है आपके, होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और यहाँ से यहाँ तक पूरा, जो यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी, वो आपकी होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, समझ में है। तो इधर मैं एक्स्ट्रा कह रही हूँ, सॉरी बेटा, उसे कहती है इंट्रा, ओके। तो लेट मी इरेज, उसको हम कहते हैं इंट्रा, स्टमक के अंदर है ना बेटा, सॉरी एब्डोमेन के अंदर है ना बेटा, इसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमेन। 1 घंटे हो गए ना, इसलिए माइंड मेरी थोड़ी सी उल्टी फुल्टी हो रही है, उसको बोलेंगे बेटा इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। पूरा गलत हो गया बट कोई नहीं, आप समझ लो इंट्रा एब्डोमिनल, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं टीएस ऑफ टेस्टिस, इट मीन्स टेस्टिस को हम कट कर रहे हैं और देख रहे हैं अंदर के सेक्शंस कैसे होते हैं। अभी तक हमने देखा कि पूरा स्ट्रक्चर्स मेल का कैसा है, अभी क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि टीएस करने के बाद क्या आता है। देखो तो बेटा ये क्या है, ये है आपका टेस्टिस, ये है आपका टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर एक कंपार्टमेंट होती है, उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसे हम कहते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। कितने होते हैं ये ऑलमोस्ट होते हैं 250। तो एक टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर कंपार्टमेंट कहते हैं। कितने होते हैं, 250 होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर होती है एक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, राइट, सब में होंगे वो, सब में क्या ये ऐसे होते नहीं, ये थोड़े से ऐसे ट्यूब होते हैं, इट्स लाइक एज, राइट। तो ऐसे होते हैं ये, और ये काफ़ी हाईली क्वाइल, मतलब यहाँ मैंने बनाया स्टेट, वैसे काफ़ी क्वाइल होते हैं, हाईली क्वाइल होते हैं। और ये 1 to 3 नंबर होते हैं। तो बोल 1 to 3 टाइम्स क्वाइल कितने लोग कहते हैं, बट बेटा 1 to 3 टाइम्स क्वाइल नहीं, हाईली क्वाइल होते हैं। और नंबर में कितने होते हैं, एक के अंदर ऐसे ऐसे 1 से 3 हो सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये फिर यहाँ से स्मॉल स्मॉल डक्ट निकलती है यहाँ से, जिसे हम
ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, स्मॉल डक्ट नहीं कहते, स्मॉल डक्ट बोलने के लिए बोलते हैं। नाम क्या होता है? ट्यूबुलाई रेक्टाई या फिर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ होता है। ठीक, ऐसा कुछ होता है और ये आपस में ऐसे मिल जाता है और यहाँ पे बन जाता है एक नेटवर्क। इसको बोलते हैं वी कॉल इट रेटेड टेस्टिस। सब अभी लिखूंगी, अभी सब्र करो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से स्मॉल स्मॉल डक्ट बन जाते हैं। अब ये टूट जाएंगे स्मॉल स्मॉल डक्ट में नेटवर्क, इसको बोलेंगे हम वाजा इफ्रेंशिया। और ये सब डक्ट मिल जाएंगे और यहाँ पे क्वाइल लेकर जाएंगे, हम यहाँ पे बेसिकली क्वाइल लेकर जाएंगे। क्वाइल करके क्या बन जाएगा, बताओ हमने क्या पढ़ा था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपकी होती है एपिडिडाइमिस। क्या होती है इसके बाद बेटा? होती है आपकी एपिडिडाइमिस होती है। चलो इसी से बना देती हूँ। इसके बोलते हैं वी कॉल इट एपिडिडाइमिस, राइट। तो ये आपका है एपिडिडाइमिस, इसके अंदर ये पूरा क्वाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको ज़रा हम अच्छे से लेबलिंग करते हैं अभी। अब ये पूरा टेस्टिस है। टेस्टिस क्या होता है, इसके फर्दर 3 लेयर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो इट हैव बेसिकली 3 लेयर्स। ये इसका आउटर लेयर है, सबसे इसका टॉप का लेयर टेस्टिस का, ठीक है। उसके बाद फिर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर काफ़ी डेंस होती है। इसके बाद होती है बेटा इसके ये वाला, यहाँ पे ही होती है मिडिल लेयर, जो काफ़ी थिक होती है। जो मेन लेयर इसका यही होता है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर होती है लास्ट में एक और लेयर होती है। इट हैव ऑल्सो वन मोर लेयर यहाँ पे, जो इसके अंदर तक गई होती है, जो इसके अंदर तक गई होती है। इस मेन लेयर, जो इसकी मेन जो थिकेस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे कहते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वी कॉल इट ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एनसीईआरटी ने इसी लेयर की सिर्फ बात करी है, बाकी जो एक्स्ट्रा लेयर्स है वो एनसीईआरटी बात नहीं करता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। हर चीज़ एनसीईआरटी के नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वही थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा आपको पीएचडी का पढ़ा रही हूँ, नहीं। पीएचडी वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं, उनकी भी नॉलेज अच्छी होगी, पीएचडी का पढ़ने में हेल्प हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये आपके ही क्लास का है, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे। और उसके बाहर जो लेयर होगी, तो ये जो थिक जो लेयर है दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? ये बेसिकली है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। एंड इसकी जो बाहर की जो लेयर दिख रही है, ये लेयर जो है ये, ठीक है, उसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस, ये एन है, इसको हम ट्यूनिका वेजिनालिस कहेंगे। और जो अंदर की लेयर है, इसको बोलेंगे हम ट्यूनिका वास्कुलोसा। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? इसे कहेंगे हम ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, बट आप मैनेज कर लीजिएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे कहेंगे हम वी कॉल इट ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो होता क्या है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। आउटर कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिना, जो आउटर लेयर है। मिडिल कहेंगे ट्यूनिका, सॉरी, बीच के लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। आउटर कहेंगे ट्यूनिका वेजिनालिस, अंदर कहेंगे ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ये अंदर की जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये क्या है? ये बोलेंगे ट्यूनिका, क्या है ये है आपका ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। वास्कुलोसा जो अंदर, जो बेसिकली जो पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को भी कवर किया हुआ है। और ये बीच की लेयर जो है, ये आपकी एनसीईआरटी इसकी बात करती है। समझ में आया? ये सब इसके बस टेस्टिस की प्रोटेक्टिव लेयर्स है। अब जरा हम लेबलिंग कर लेते हैं नेम को। ओके, तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। कितने होते हैं आपके? ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये क्या है बेटा? ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये आपकी है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये है आपकी ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये आर है, ठीक है। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई, इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये है रेडियो टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा बड़ा सीक्वेंस आता है एग्जाम में इसका।
एग्जाम में पूरा सीक्वेंस आएगा कि कैसे कैसे क्या होगा, तो आप यहाँ से बोलना शुरू, आप सेमनीफेरस टेबल से बोलना शुरू करोगे, ठीक है। ये होता है रेटेटेस्टिस। ये हो जाएगा आपका वाजा इफ्रेंशिया, ये हो जाएगा आपका वाजा इफ्रेंशिया, और ये क्या है बेटा लास्ट में जो कॉमा शेप का है, ये क्या आपका, ये है एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये है आपका एपिडिडाइमिस, जिसके 3 पार्ट होते हैं। ये इसका हेड है, इसको बोलते हैं कॉपुट। ये इसकी बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी इसकी, यहाँ से यहाँ तक पूरी, इसको बोलेंगे बॉडी। इसको बोलेंगे हम कॉर्पस, ठीक है। और ये इसका लास्ट का रीजन, इसको बोलते हैं टेल। ये क्या है इसका टेल, इसको बोलेंगे कॉर्डा। इससे पढ़ने से आप एम्स तक क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि बेटा इससे डेप्थ नहीं पूछेगा, ये एक्सट्रीम है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, कहीं मतलब कहीं भी आ जाए, अब हर जगह इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये क्या है आपका कॉर्डा है, ठीक है। तो इसको इस पूरे को बोलेंगे, ये क्या है आपका एपिडिडाइमिस है। क्या ये आपका एपिडिडाइमिस के इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके क्या होते हैं बेटा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो आपके एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्पस, एक को बोलते हैं कॉर्डा, ठीक है, और एक को बोलते हैं अरे कॉपुट। कॉपुट तो छोड़ दिया मैंने, एक होता है आपका कॉपुट। कॉपुट क्या है बेटा इसका, ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका टेल है। समझ आया। तो ये एपिडिडाइमिस के 3 पोर्शंस होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। तो समझ में आ गया ये बात, कौन कौन क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये टेस्टिस है, इसके 3 वॉल्स है, क्या, ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर लेयर, मिडिल लेयर एल्बुजिनिया, इनर लेयर वास्कुलोसा, आउटर मिडिल इनर, ठीक है। ये आपके पूरे कंपार्टमेंट्स को भी कवर करता है, इसको भी कवर करता है। कितने होते हैं, 250 होते हैं। अंदर में क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम सेमनीफेरस ट्यूब कहेंगे। कितने होते हैं, 1 to 3 नंबर होते हैं हर लोब्यूल्स के अंदर। पूरे कितने होते हैं, 750 to 1000 होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। ओके, अब ये चली जाती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम ट्यूबुलाई रेक्टाई या फिर स्मॉल डक्ट भी चाहो तो कह सकते हो, वैसे इसका रियल नाम क्या है, ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे आके नेटवर्क बन गया, इसको रेटेटेस्टिस कहेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे वाजा इफ्रेंशिया, फिर ये बन गया आपका एपिडिडाइमिस, जहाँ पे स्पर्म मैच्योर होगा, स्टोर होगा, और यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा। ये इसका हेड है, ये बॉडी है, और ये इसका टेल है। क्लियर है ये बातें, समझ में आया। आगे बात करते हैं। तो बेटा अब देखो, अभी हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम डाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है आपका, ओके, दैट इज नथिंग बट द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये इसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखिएगा ध्यान से, तो ये उसमें क्या होता है, उसके वॉल में क्या होता है, इसके पास एक लंबे लंबे, इसके पास क्या होते हैं, लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स होते हैं। इसके पास बड़े बड़े पिलर लाइक सेल्स होते हैं, और बड़ी सी इसके पास न्यूक्लियस भी होती है। दैट सेल्स इज नथिंग बट द, इसको बोलते हैं हम सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, हम इसे कहते हैं हम सर्टोली सेल कहते हैं। इसे हम सर्टोली सेल के अलावा इसे हम नर्स सेल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल इट नर्स सेल। एंड नर्स सेल के अलावा इसे हम सस्टेंटिकुलर, मतलब सस्टेंटिकुलर सेल भी इसे हम कहते हैं, इस ऑल्सो कॉल इट सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। और होता क्या है, ये सेल्स आपको दिख रहा है बहुत ही लंबे लंबे हैं बेटा। ये सेल जो होते हैं ये कॉलुमनार, मतलब एक तरह का टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्किन की टिश्यू होती है, तो उस टिश्यू को बोलते हैं कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये बेटा किसका बना होता है, ये आपके, ये बेटा आपके, ये आपके कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, ये उसी की क्या, इसकी बेटा मॉडिफिकेशन होती है, इसी की मॉडिफाई होने से ये चीज़ बनता है। कौन, सर्टोली सेल, नर्स सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल, तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। करता क्या है, बात करेंगे आगे। होता है क्या बेटा, यहाँ पे साइड में इसकी, साइड में इसकी एक लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइड में क्या इसके लेयर होती है एक और, ये बेटा मॉडिफाइड क्यूबॉइडल होता है, वो कॉलुमनार होता है, ये क्यूबॉइडल रहता है। ये क्यूबॉइडल से बना होता है, एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे इसे। अब हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा हम नीट की सिलेबस डाल देंगे। बस बेटा आपको एक ही काम करना है, आपको
सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है और इसको लाइक कर लेना है एंड कोशिश करना है कि हम अपने गोल तक अचीव कर सकें। आप नीट की गोल अचीव कर लें और मैं इसकी मोनेटाइजेशन की गोल अचीव कर लूँ, साथ में आप उससे हमेशा बनी रहूँ, ठीक है? आपके लिए और अच्छे एडवांस और अच्छी टेक्निक्स लेकर के आऊँ। समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। होता है क्या बेटा यहाँ पे इसी लेयर से, इसको हमने बोला ये क्या है, ये है आपकी जर्माइनल एपिथेलियम। क्या है ये? बेसिकली जर्माइनल एपिथेलियम है, इसकी जो लेयर है ये है मॉडिफाइड क्यूबॉइडल, ये आपकी क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन है, ठीक है? यहाँ से जो सेल्स बनते हैं, यहाँ से कुछ सेल्स बनते हैं। यहाँ से क्या बनते हैं? यहाँ से कुछ सेल्स बनते हैं, यहाँ से कुछ सेल्स बनते हैं। इसको बोलेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे इसे हम? स्पर्मेटोगोनिया। और इसे स्पर्म मदर सेल भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ से ही बेटा मियोसिस होगी और आपके स्पर्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बेटा ये भी 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, और ये भी आपकी 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। अब यहाँ से ये मियोसिस करना शुरू करेगा और बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा बेटा? यहाँ से बनेगा आपकी प्राइमरी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी बस सुन लीजिए, पूरा पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, ठीक है? इसका बेटा बनेगा यहाँ पे, इसका बनेगा ये यहाँ, इसके बाद ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी। आप भी बेटा ऐसी कॉपी में कर लो, डायग्राम में लिख लो, इससे क्या होती है, आपको याद हो जाती है, ठीक है? स्पर्मेटोसाइट कहेंगे इसे, ठीक है? और लास्ट में फिर बन जाएगा आपके स्पर्मेटिड्स। क्या बन जाएंगे बेटा? आपके गोल गोल सेल्स बन के तैयार हैं। इसको बोलेंगे बेटा हम, वी कॉल इट, इसे कहेंगे हम स्पर्मेटिड कहेंगे, ठीक है? और लास्ट में फिर बेटा यहाँ से स्पर्म बन के रेडी हो गया, ठीक है? इसे कहेंगे हम, वी कॉल इट, इसे कहेंगे हम ओके। तो बेटा इसे कहेंगे हम स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे इसे हम? स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। अब ये स्पर्म बन के तैयार हो गया है और यहाँ बेटा उसकी होती है ल्यूमेन, ठीक है? यहाँ से स्पर्म बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसको बोल देंगे स्पर्मिएशन। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर निकल जाएगा उसे बोल देंगे हम स्पर्मिएशन। और ये सेमनीफेरस एक तो नहीं होती बेटा, बहुत सारे होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भी, मतलब मान लो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मान लो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अलावा यहाँ पे एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे एक और है, और भी ढेर सारे कहीं कहीं पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है? बीच बीच में बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं वी कॉल इट लेडिक सेल। क्या बोलते हैं उसे हम? वी कॉल इट, उसे हम लेडिक सेल्स कहते हैं, ठीक है? ठीक है, इसको बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स जो होता है बेटा, यही आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है यहाँ से। तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, हार्मोन निकलता है यहाँ से। समझ में आया? तो ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर्स होता है। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। हमने क्या देखा? हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को डाइसेक्ट किया। ये बेसिकली दो तरह के सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनी होती है। जो लंबे वाले सेल होते हैं ये बने होते हैं कॉलमनार के मॉडिफिकेशन से, जो छोटी वाली होती है ये बनी होती है आपकी क्यूबॉइडल के मॉडिफिकेशन से, ठीक है? कॉलमनार से बनता है सर्टोली सेल, जिसको हम नर्व सेल और सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं, और इसको कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं इसे। अब क्या होते हैं, यहाँ से बनेंगे कुछ जर्म सेल्स बनेंगे, इसलिए बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। स्पर्म को हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। यहाँ से बनेंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, फिर बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेंगे स्पर्मेटिड्स, फिर बनेंगे स्पर्मेटोजोआ, फिर बन के बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे कुछ इसमें काम हो रहा होता है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो होता है कि अभी अपनी जस्ट क्या देखा था आपने, ये देखा था ये आपके टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है, ठीक है? इसमें क्या था, नीचे में जर्माइनल एपिथेलियम था, तो हम बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया से। तो इसकी फर्स्ट लेयर मान लेते हैं अभी क्या है, अभी समझने के लिए समझते हैं। ये क्या आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है? ये चलो मैं साफ ये आपका मान लेते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। लो ये आपकी है जर्माइनल। देखो मैं इसलिए बता रही हूँ तो कैसे ऐसे आपको याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये स्पर्मेटोजेनेसिस इतना लोग भूल जाते हैं। एपिथेलियम ये है जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है? इसके बाद फिर एक और लेयर बनेगी। क्या कहा था हमने इसे? हमने इसे कहा था
स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। फिर बनेगा आपका यहाँ से बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से बनेगा आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएंगे बेटा? यहाँ बन जाएंगे आपके स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। और बेटा लास्ट में ये 4 आपके स्पर्म बन के तैयार हैं। लास्ट बन जाएंगे बेटा आपका स्पर्मेटोजोआ। अब देखते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये कैसे कैसे काम होता है। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, इसे हम कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बात ही इसमें हो क्या रहा है? अब देखो, बस उसको फिल करना, कुछ नहीं करना। यहाँ बेटा क्या हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ इसमें हो रही ग्रोथ, सिर्फ मॉडिफिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? सिर्फ ग्रोथ हो रही है, सिर्फ मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ओनली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है या फिर मॉडिफिकेशन हो रही है। ठीक है, अब जैसे बन गया है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, यहाँ पे बनने के बाद तो बेटा ये करेगा, अब ये भी ग्रोथ ही करेगा बेटा। ये करेगा आपकी माइटोसिस। क्या करेगा बेटा? ये करेगा माइटोसिस और नंबर को बढ़ाएगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो माइटोसिस करके ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है, अब ये करेगा मियोसिस, इट विल डू मियोसिस। और क्या करेगा? ये करेगा आपका मियोसिस और बनाएगा आपका यहाँ से, यहाँ तो बेसिकली दो आपके ओके, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ, वेट। ठीक है, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ। तो इसने क्या किया? इसने बनाया यहाँ से, इसने यहाँ से आपके ऐसे करके उसने नंबर बढ़ाया और इसने आपके माइटोसिस डिवीजन कर लिया। अब बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इसने मियोसिस किया। जैसे इसने मियोसिस किया तो क्या बन गया? आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आगे अगेन आपके 2 सेल बन के तैयार हो गए। क्या बन गया आपका? मियोसिस 1 से ये बन गया। अब ये करेगा मियोसिस 2। अब ये करेगा मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 स्टेप में होता है। मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। तो अब ये करेगा मियोसिस 2 और यहाँ से बन जाएंगे अगेन अब 4 सेल बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसको बोलेंगे हम स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे इसको? हम स्पर्मेटिड कहेंगे। तो ये बताओ, क्या स्पर्म ऐसा होता है? इतना गंदा सा गोल सा होता नहीं। तो इस स्पर्म के बेसिकली जो भी साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे और इसको हम सुंदर बनाएंगे ताकि लड़की इसे एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, दूल्हे को रेडी करते हैं ना, तो उसको हम रेडी करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। इसको बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब इसके मुंह को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को, इस गोल से स्पर्मेटिड को स्पर्म में जब कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मियो, MEO है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब कि इसको फेस को इसको सुंदर बना रहे, इस लड़की को सुंदर बना रहे। ठीक है, और फिर ये बाद में क्या हो, ये बॉडी से, मतलब ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकल जाएगा, उससे बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो हुआ क्या? आप एक की जर्माइनल एपिथेलियम ने खुद को डेवलप किया। किसके अंदर? डेवलप किया स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। ठीक है, जैसे इसमें डेवलप किया तो इसने किया माइटोसिस, मतलब सिर्फ नंबर को बढ़ाया। जैसे ही नंबर को बढ़ाया तो बन गया आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये बना है माइटोसिस से बना है। किससे बना है? ये माइटोसिस से बना है। अब ये करेगा पहली बार मियोसिस। तो कौन? तो बेटा ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये क्या है? ये प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है, ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटोजोआ है। इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो अब ये फर्स्ट टाइम मियोसिस 1 करेगा और क्या बनाएगा? और बनाएगा आपका सेकेंडरी, ये बनाएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा मियोसिस करने के बाद। ठीक है, तो बेटा ये भी आपकी 2n थी, ये भी आपकी 2n थी, और ये मियोसिस नहीं किया, ये भी बेटा आपको 2 ही n है यहाँ तक भी। अब जैसे ये मियोसिस करेगा तो यहाँ से बेटा ये अब n, यहाँ से बेटा ये अब आपका n बन गया। अब ये मियोसिस 2 करेगा और बना देगा आपके, अब ये बना देगा आपका
स्पर्मेटिड बन के तैयार है और फाइनली आपके बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। समझ में आया? सेम यही मान लो, सेम चीज़ यहीं पे है, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ये आपका जर्माइनल एपिथेलियम था, उसने यहाँ पे मॉडिफाई किया, बन गया स्पर्मेटोगोनिया बन गया, इसने क्या अभी बन गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आपको आ गया प्रोसेस का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। तो इस चीज़ को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार फिर से, इसको आपने पढ़ लिया अच्छी बात, इसको बंद कीजिएगा और दोबारा बनाइएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे जो ग्लैंड्स के बारे में है वो हम कल पढ़ेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो कल फिर अगेन 12 o'clock पे लेक्चर्स अपलोड होगा, तो आप लोग 12 बजे रहें, 12 से 1 के बीच में रोज़ लेक्चर्स अपलोड होंगे और आप प्लीज़ रहें और उसको रोज़ बैठ के देखें, उसे कंप्लीट करें। तो बेटा अभी इसको हम रिकैप कर लेते हैं एक बार, चलो इसको ही पहले रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या थे, सुनो यहाँ पे बहुत देख लिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप। हमारे पास क्या था, ये जर्माइनल एपिथेलियम थे जो मॉडिफाइड क्यूबॉइडल था, ये बनाया स्पर्मेटोगोनिया बनाया, फिर बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाया सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, बात बल्कि खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे इसकी शेप बनी इसको बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे ये बाहर से निकल जाएगा इसको बोलेंगे हम स्पर्मिएशन, इसे कह देंगे हम स्पर्मिएशन। समझ में? जैसे ये समझे फेस्टिवल से बाहर निकल जाएगा इसको बोल देंगे हम स्पर्मिएशन। समझ में आया? ओके, लेट्स डू अ रिकैप। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेटा ह्यूमन कैसे होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एबिलिटी होती है, विविपेरस बच्चे देते हैं, ओविपेरस एग ले नहीं करती, ये कोई और करते हैं, यूनिसेक्सुअल एक बॉडी पे एक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायशियस उसी का दूसरा नाम है, इट मीन्स एक बॉडी पे एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ओके। आगे हमने क्या कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, स्लाइड तो खाली रह गया, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा वाई वी डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करें, फिर रिप्रोडक्शन ही क्यों करते हैं। तो बेटा अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है बेटा, डेफिनिट लाइफ स्पैन होती है। समझ में आया? इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। अब है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक लिविंग प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। टाइप्स की बात करें, दो टाइप होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट होते हैं, बायसेक्सुअल में 2 पेरेंट होते हैं। बट इस बात को हम बहुत पहले की बात है, हमने इसे मॉडिफाई किया, हमने ये कहा ए सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, गैमीट्स नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होते हैं और गैमीट्स भी बनते हैं। हमने यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का, एक मोनोसिस ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देखा, वो था आपका टेपवर्म जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। और ये टेनिया सोलेटियम एक तरह का पैरासाइट है। फिर हमने मेल स्टार्ट कर लिया था, ओके। तो हमने स्टार्ट किया था और उससे पहले गैमीट्स की बात करी थी। तो बेसिकली गैमीट में क्या होता है, गैमीट जो बेटा आपके हैप्लॉइड होती है, और ये हैप्लॉइड का मतलब होता है आपके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है आपके गैमीट्स के अंदर, जबकि बॉडी की सेल जो होती है वहाँ पे पूरा सेट होता है, मतलब वहाँ पे 2n होती है, ठीक है, ओके। अब हम बेसिकली इस फर्टिलाइजेशन के, मतलब इस रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होती है फर्टिलाइजेशन, फिर लास्ट में होती है आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले बनती है गैमीट, इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। फिर गैमीट बनने के बाद वो बॉडी में ट्रांसफर होता है फीमेल के, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर ये फर्टिलाइज कर जाती है फीमेल बॉडी के अंदर, इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फिर फीमेल के यूट्रस से आके अटैच हो जाती है, इसे कहेंगे इम्प्लांटेशन। लास्ट में होती है प्रेगनेंसी की पीरियड, उसको बोलते हैं जस्टेशन। और लास्ट में जाती है फिर पार्चुरेशन, जहाँ पे ये बच्चे दुनिया में चले आते हैं, ठीक है। फिर हमने बात किया ऑर्गन्स कैसे होते हैं। बेटा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरी होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है, ओके। अब बेटा क्या होता है, प्राइमरी में टेस्टिस आती है और ओवरी आती है, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी के अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं, हम बात करेंगे आगे। लेकिन इसको बात करने से पहले जाना कि बेसिकली हमारे अंदर ऑर्गन्स जो है ये किस एज में डेवलप होते हैं। जैसे हम होते हैं 12-13 साल के, हमें आती है प्यूबर्टी, मतलब हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन, और मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होती है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आती है जो हमें एक बच्चे को एडल्ट की ओर लेके जाता है। इस चेंजेस को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और इस एज को बोलते हैं एडोलेसेंस एज कहते हैं, या फिर उसे टीन एज भी कहते हैं,
ठीक है। फिर हमने कहा अगेन रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आते हैं, ओवरी आते हैं। टेस्टिस को, ओवरी को हम गोनाड भी कहते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स में क्या होता है, अभी ग्लैंड्स पढ़ा नहीं है, डक्ट की बात कर लेंगे हम जस्ट अभी। बेटा क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पूरा आपका इजाकुलेटरी डक्ट तक, यूरेथ्रा तक नहीं, इजाकुलेटरी डक्ट तक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट कहते हैं, फिर सेकेंडरी को एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। इसको हम सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इजाकुलेटरी डक्ट तक बोलते हैं। ठीक है, अभी लेवलिंग कर दूंगी, टेंशन मत लो। लास्ट में होता है एक्सटर्नल जेनिटल, जो बेसिकली मेल का सिर्फ पेनिस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो डक्ट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आई थिंक आप कर लोगे, लेकिन मैं ढंग से लिख ही देती हूँ। इसको कहेंगे बेटा, वी कॉल इट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इजाकुलेटरी डक्ट तक जो होता है वो डक्ट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं। आगे हमने मेल के स्टार्ट करी, ये बात हमारी। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस कैसा होता है बेटा, ओवल होता है, पिंकिश होता है, पेयर्ड होता है और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा, अच्छा ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, बिकॉज क्या होता है, बॉडी के बाहर बेटा टेम्परेचर जो होती है वो थोड़ी कम होती है, तो स्पर्म को काम करने के लिए, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए आपके टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है बॉडी से कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है। समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो ठीक है। इसकी साइज आपने देख लिया, वेट देख लिया, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमने पूरा स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ पे हम डक्ट की बात कर लेंगे। बेटा क्या होता है, यहाँ पे होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फिर आती है एडिटेस्टिस आता है। ठीक है, फिर आपकी वास डिफरेंशिया आती है, फिर आपकी एपिडिडाइमिस आती है, फिर वास डिफरेंस आता है एंड फिर आपकी आती है इजाकुलेटरी डक्ट आती है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, बेसिकली इसकी डक्ट सिस्टम है। ये क्या है, इसके डक्ट सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं लेवलिंग करने के लिए। यूरेथ्रा तक नहीं होता है, यहीं तक सिर्फ होता है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, ये है यूरिनोजेनिटल डक्ट है, क्योंकि ये भी डक्ट है बट उसमें नहीं आता है, इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल। देखो बहुत जगह कहता है ये भी पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी इसको नहीं मानते, तो आप भी मत मानिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसमें डक्ट्स के अंदर आएगा। क्लियर है? फिर हमने पूरे स्ट्रक्चर्स को देखा, आप देख लीजिए, इसे टाइम नहीं है इतना। ठीक है, अब इसको लेवलिंग कर लीजिएगा। देखो ये आपका क्या है, ये आपका बीच में क्या है, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ इसी के अंदर क्या है, रेडिएटेड टेस्टिस है, ये वासा डिफरेंशिया, ये एपिडिडाइमिस है। दिख गया आपको? ओके, आगे बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी का ही है। इसे देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, ये आपका सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये आपका यूरेथ्रा है, ये आपका वास डिफरेंस है, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, ये अगेन ये क्या है, एपिडिडाइमिस। देखो ना, स्क्रोटम जो है ये पूरा एपिडिडाइमिस तक कवर किया हुआ है। वैसे ही मैंने भी बनाया है, देखिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से कंपेयर करें, देखो तो मैंने पूरा इसको अंदर तक लिया है कि ये पूरा क्या है, स्क्रोटम है, ये पूरा स्क्रोटम है। ठीक है, ये बेसिकली थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। इट मीन्स ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। समर के टाइम पे क्या होती है, ये जो पूरा स्क्रोटम है, जो मसल्स इसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं डार्टॉस मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये मसल्स जो होता है बेटा, ये ठंडी के टाइम पे ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टेस्टिस को बॉडी के नज़दीक रखता है, ताकि इसको हीट मिलता रहे और टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो यहाँ पे। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो बॉडी ऑलमोस्ट गर्मी ऑलरेडी रेडिएट कर रहा होता है हीट, तो आपका टेस्टिस और हीट ना प्रोड्यूस करे और हमारा स्पर्म ना बन सके इस टेम्परेचर पे। इससे बचाने के लिए ये इसको दूर कर देता है। मतलब स्क्रोटम जो होता है, टेस्टिस जो होता है, ये गर्मी के टाइम पे बेसिकली आपकी बॉडी से दूर रहता है और ठंडी में नज़दीक हो जाता है। समझ में आया? आई थिंक ये चीज़ ऑटो रेगुलेशन होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। लेट्स गो फर्दर। फिर हमने इसकी बात करी, अब इसमें क्या होता है, हमने इसकी बात करी, ये टेस्टिकुलर मतलब इसका टीएस है बेसिकली। आउटर लेयर को बोलते हैं एल्बुजिनिया, सॉरी वेजिनालिस, फिर आपके एल्बुजिनिया, फिर वैस्कुलोसा, ये 3 लेयर्स चली आती है। फिर आपके आती है यहाँ पे ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, ये 250 होते हैं, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ये टेस्टिस है, ये वासा डिफरेंशिया है, ये आपकी एपिडिडाइमिस है। ठीक है, इसको कॉपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, 3 इसके पार्ट होते हैं, हेड, टेल और बॉडी होते हैं। ठीक है,
ओके, ये आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल का डाइसेक्शन है। ये आपकी कॉलमनार एपिथेलियल कॉलमनार सेल्स है, जो कि सर्टोली सेल है, मीन्स कॉलमनार मॉडिफाइड सेल्स है। यहाँ पे आपके कोबाइडल सेल्स है, जो अगेन मतलब कि कोबाइडल सेल्स की मॉडिफिकेशन है, जो आपकी जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यूज है, और इससे ये सारा प्रोसेस बना है। आप इसको देख चुके हैं, अभी जस्ट देखा आपने, तो इसे हम रिकैप नहीं करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी मैं बताती हूँ सॉल्व कैसे करना है। तो क्या है ये कह रहा है अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन द पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द, बेसिकली मेल के आउटसाइड तक कैसे जाएगा, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कैसे जाएगा, उसको आपको सीक्वेंस करना है। तो देखो पहले लिखा हुआ वास्ट डिफरेंस है, फिर रेटेड टेस्टिस, सेमिनिफरस ट्यूबुल, सब कुछ लिखा हुआ है। आपको सीक्वेंस करना है, कैसे करना है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी सेमिनिफरस ट्यूबुल से। सबसे पहले सी आ जाएगा, सी कहाँ पे, सी दो जगह, तो इन दोनों को तो पहले हम कट कर देंगे। ठीक है, सी देख लिया, सेमिनिफरस ट्यूबुल पहले आएगा। सेमिनिफरस ट्यूबुल के बाद फिर क्या आता है बेटा, इसके बाद फिर आपके आती है रेटे टेस्टिस। ठीक है, फिर आती है रेटे टेस्टिस। रेटे सी भी कहाँ बेटा, सी भी ये हो गया, तो आंसर तो बेटा यही होगा, वरना ये सब ये भी पूरा कट हो गया। दो देखा और इसको काट दिया हमने, तो फिर आपकी सेमिनिफरस ट्यूबुल आएगी, फिर रेटे टेस्टिस आएगी। इसके बाद फिर बेटा आपके आ जाएगी वाजा इफ्रेंशिया आ जाएगा, मतलब डी आ जाएगा। देखो डी यहाँ पे है। फिर आ जाएगा आपके वाज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, देखो वाज डिफरेंस भी है, एक मिनट, सॉरी। फिर बेटा फिर आपकी आ जाएगी एफ यहाँ पे, फिर आपका आ जाएगी इपिडिडाइमिस आ जाएगी, दिख रहा है। फिर आपकी वास्ट डिफरेंस आएगी, एंड फिर फाइनली आपके यूरेथ्रा होते हुए बॉडी से बाहर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये प्रोसेस कैसे होती है। तो बेटा ये इसका सही आंसर है। आप आगे और क्वेश्चंस करके लाएं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ। ठीक, ओके, सो लेट्स गो फर्दर। तो ये है, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए कि क्या होता है टेस्टिस से कौन से हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, बताइए। ये हार्मोन बेटा कहाँ से निकलते हैं, बेटा ये निकलते हैं आपके लेडिक सेल से, टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो बेटा आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। ठीक है, आप सभी इस चैनल को, अगेन मैं फिर से कहूँगी, रोज लेक्चर्स आएंगे, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और मैं आप मुझे कमेंट कर दें जो भी प्रॉब्लम हो आपको मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, एंड इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको कल के बाद परसों मिल जाएगा, कल भी मिल सकता है। तो इसलिए बिल्कुल स्टे करें, लगातार पढ़ते रहें, एंड जितना हो सके उतना शेयर करें। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको बेटा पेड बैच चाहिए जहाँ पे हम काफ़ी घंटे पढ़ सके और हमारी रोज़ सीक्वेंस में क्लास चल सके, तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, एंड वहाँ पे आपको बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। ओके, चलो ठीक है, बाय। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, आप रोज़ मुझसे ये लेक्चर्स वीडियोस चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे मेरी वीडियो में कई बार कहा है, आपको रोज़ एक लेक्चर मिलेगी। रोज़ आपको शाम में या फिर 12 बजे या फिर शाम में 4 बजे अपलोड होगी। इस 12 बजे से 4 बजे के बीच में किसी भी टाइम आप आकर के इस वीडियो को देख लें, और आप चाहे तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। मैं 2-3 दिन में लाइव का भी मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। ये सेटअप काफ़ी मॉडिफाई होगा आपके लिए सिर्फ, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि क्राइटेरिया पूरा हो जाए और मैं रोज़ आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आऊँ। लाइक करिए एंड पूरी वीडियोज़ को हो सके तो बिना डाउनलोड किए देखें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच आपको ढंग से पढ़ाई करने के लिए। बेटा नीट में 12th एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं, ये पूरा फोड़ देना है और पूरा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। इस बार सबको बताना है कि आई एम द वन हु कैन डू एनी थिंग्स वॉट एवर आई वॉन्ट। तो मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो जज्बा है, और ये बात सबको प्रूव करना है। सबको मीन सबको प्रूव करना है, सबसे पहले खुद को प्रूव करना। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, ख्याल रखो अपना।